Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and this session is for class 12th and we are learning molecular basis of inheritance. That is a very interesting chapter. In this lesson we have reached up to the DNA replication. In the previous session I just told you that DNA replication is a semi-conservative mode of replication. Okay? And I made you understand what is the meaning of semi-conservative mode of replication. And we have also discussed the experiments performed by the Michelson and Stahl to provide the experimental proof that yes, the DNA replication is semi-conservative mode. Clear? So इस तरह से आपको ये पता लग गया कि जो DNA के दोनों strands होते हैं, first of all they get separated, वो दोनों क्या होते हैं, separate होते हैं. एंड ऑन द बोथ स्ट्रैंड, दोनों ही स्ट्रैंड पे क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो इन द प्रीवियस क्लास विद द हेल्प ऑफ द पेन, विद द हेल्प ऑफ द चेन, विद द हेल्प ऑफ सो मेनी थिंग्स आई जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड. आपके कपड़ों के हेल्प से भी मैंने बताया कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पे जैसे 40 मिनट्स में है तो 60 मिनट में क्या होगा. 40 मिनट में अगर ये कंडीशन है, 40 मिनट में क्या कंडीशन आ रही है कि दो हाइब्रिड और दो प्योर, दो डीएनए हाइब्रिड है. हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, दे कंटेन 15 एंड 14 बोथ. 15 और 14 मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 15 क्या है, हैवी आइसोटोप है और 14 क्या है, लाइट आइसोटोप है. समझ में आ गई बात. ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 14 और 15 दोनों आ रहे हैं, मतलब दो हाइब्रिड आ रहे हैं. ये इस तरह से दो हाइब्रिड आ रहे हैं और दो क्या आ रहे हैं, प्योर आ रहे हैं. ठीक है, तो दो हाइब्रिड डीएनए हैं, दो प्योर डीएनए हैं. कितने मिनट में, 40 मिनट में. तो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 60 मिनट, मतलब देखो 20 ऐड करते जा रहे हैं. ये जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रीवियस 20 मिनट में होके आ रहा है, फिर ये प्रोसेस 20 मिनट में हो रहा है प्लस 20, इसका मतलब अब क्या हो गया 40 मिनट में. फिर नेक्स्ट 20 मिनट. ये 20 मिनट ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज 20 मिनट में ही ई कोलाई बैक्टीरियम क्या कर देता है, डिवीजन कर देता है. ठीक है, व्हाट इज द टाइमिंग फॉर द ई कोलाई टू डिवाइड, दैट इज 20 मिनट. तो 20 मिनट में डिवीजन करके यहाँ तक पहुँचा, फिर प्लस 20 मिनट, तो 40 मिनट टोटल ले लिया हमने. समझ में आ गई बात. तो इसीलिए अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो कि यहाँ 40 मिनट है, सर बोल रहे हैं आगे 60 मिनट, तो इसका मतलब हम प्लस 20 ऐड कर रहे हैं. हर 20 मिनट में किस तरह से बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, कितने डीएनए फॉर्म कर रहा है. तो 40 मिनट में दो हाइब्रिड दो प्योर डीएनए बन चुके हैं. अब देखो नेक्स्ट 20 मिनट में क्या बनेंगे. ठीक है, और अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच कर लेना. तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लूँ, उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, ये देखो, चलो बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस रख के समझना. ठीक है, देखो 40 मिनट में क्या हुआ, पहले मैं उसको बनाने जा रहा हूँ. थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटा होगा तो ध्यान रखना. ठीक है, इस तरह से मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ. अगर मैं हाइब्रिड ले रहा हूँ तो ये 15 दिखा दे रहा हूँ और रेड से दिखा दे रहा हूँ 14 को. ठीक है, तो ये क्या है, 15 है और ये क्या है, 14 है. क्लियर है. फिर नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिड है. नेक्स्ट फिर हाइब्रिड है, तो मैं इसको फिर से 15 और नेक्स्ट क्या है, 14. ठीक है, क्लियर है. तो इस तरह से दो हाइब्रिड डीएनए प्रोड्यूस हो गए. अब दो लाइट डीएनए प्रोड्यूस करेंगे, 14 और 14. इस तरह से दोनों ही स्ट्रैंड किससे लेबल हैं, 14 और 14 से. ये कितने मिनट के बाद की कंडीशन है, ये 40 मिनट के बाद की ये कंडीशन है. समझ में आया. 20 मिनट में केवल हाइब्रिड आए थे, नेक्स्ट 20 मिनट में हाइब्रिड भी आए, प्योर भी आए, क्योंकि हर बार किस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, ये 15NH4Cl में ग्रो कर रहे हैं. और NH4Cl है क्या, लाइट आइसोटोप है. किसका लाइट आइसोटोप है, 14, मतलब नाइट्रोजन का. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 20 मिनट में क्या होगा. अब आप जो है 60, 80 जब भी कितना भी पूछे आप बना सकते हो. देखो आपको करना क्या है, जैसे ये दोनों स्ट्रैंड हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हैं, डीएनए के हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. ये देखो अब 15 वाला अलग हो गया, इस तरह से यहाँ पे 15 वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा. और इस पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा, मतलब जब इस पर रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा, 14 होगा, क्योंकि किस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, 14 में ग्रो कर रहे हैं. तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 14 का बनेगा. तो ये इस तरह से इसकी कंडीशन हो गई. फिर ये वाला जब डीएनए सेपरेट होगा, दूसरा वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केवल 14 है, यहाँ पे केवल क्या है, 14 है. तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा, 14. समझ में आ गई बात. तो इस तरह से एक हाइब्रिड से आप देख सकते हो
कि एक हाइब्रिड एक प्योर फिर से बन गया, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। देख सकते हो एक डीएनए था, एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए, दैट इज रेप्लिकेशन। समझ में आ गई बात। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर ये वाले पे आ जाओ, इस वाले पे। फिर ये 15 वाला सेपरेट होगा, जब 15 वाला सेपरेट होगा तो ये 15 बना लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, 14 होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 14, क्लियर। फिर वो दूसरा जो 14 है वो सेपरेट होगा और वो भी एक नया स्ट्रैंड बना लेगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो 2 हाइब्रिड ने, 2 हाइब्रिड और 2 प्योर, 2 हाइब्रिड डीएनए ने कितने, 2 हाइब्रिड 2 प्योर डीएनए बना लिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये इस वाले को ले लेते हैं, इस तरह इधर ले लेता हूँ मैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये लाइन खींच दो और यहाँ नीचे की तरफ ले लेता हूँ। देखो ऊपर वाले जो 14 स्टैंड है वो सेपरेट होगा, ये वाला सेपरेट हो जाएगा और इस पर जो नया स्टैंड बनेगा वो 14 हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू है, मैं n लिख दे रहा हूँ, n का मतलब न्यू, ठीक है। फिर ये वाला स्टैंड सेपरेट होगा, ये 14, और जो नया बनेगा वो क्या होगा, 14 होगा, ठीक। ये इन दोनों का हो गया। मतलब ये जो एक प्योर था, एक प्योर कितने डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है, 2, मतलब एक डीएनए 2 डीएनए बना ले रहा है, यही है क्या, रेप्लिकेशन। और दोनों ही प्योर होंगे क्योंकि जो मेन डीएनए है वो भी प्योर है। उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला जब बनाएगा तो ये भी 14, ये वाला, और इसका जो रेप्लिकेशन होके बनेगा वो भी 14 रहेगा। फिर ये वाला भी 14 रहेगा, ये वाला, और इसका जो नेक्स्ट बनेगा वो भी 14 बन जाएगा। तो इस तरह से आप अगर काउंट करो तो 60 मिनट में कितने हाइब्रिड और कितने प्योर आ रहे हैं। देखो 1 और 2 हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड आ रहे हैं, प्योर कितने आएंगे, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 प्योर आ रहे हैं और 2 क्या है, हाइब्रिड हैं। इसका मतलब है अगर प्लस 20 मिनट और ऐड कर दिया तो हाइब्रिड तो वही है। देखो 15 अपने आप को कंजर्व करके चल रहा है। इसका मतलब है कि जो 15 वाला जो पेरेंटल स्टैंड है, ठीक है, वो रेप्लिकेशन में नहीं जा रहा है, उसके दूसरा स्टैंड नया बन रहा है, वो तो पुराना वाला ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो हर 20 मिनट में 15 अपने आप को कंजर्व करके जरूर चलेगा। समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट अगर 80 मिनट में क्वेश्चन पूछ ले तब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से 40 मिनट तक है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा भी है पीछे कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद क्या होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन समझ में आ गया, ठीक है। उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी समझ में आ गया। और इन्होंने किसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखा था, सीजियम क्लोराइड में। सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों किया था, क्योंकि देखो डीएनए तो बताएगा नहीं कि हम हैवी हैं, हम लाइट हैं, ऐसा तो बताएगा नहीं। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जो सेडिमेंट जो नीचे की तरफ बैठ जाए वो हैवी है, जो बीच में आ जाए वो लाइट हाइब्रिड है, और जो सबसे ऊपर आ जाए वो क्या है, वो लाइट है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में 3 कॉलम थे, एक प्योर का, बीच वाला हाइब्रिड का, और सबसे बॉटम में हैवी का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये पता लगाया कि हाइब्रिड डीएनए भी आ रहा है, प्योर भी आ रहा है, और बार बार हाइब्रिड डीएनए अपने आप को कंजर्व करके चल रहा है, मतलब 15 अभी भी है। इसका मतलब है डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्लियर है। किसने ये इसको रिपोर्ट किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने दिया, मिसेल्सन एंड स्थाल ने, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको 60 मिनट वाला, अब अपने आंसर्स को इससे मैच कर लेना कि यस सर हम, और बताना कि कितने लोगों का आंसर सही है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। एक बार अपने एनसीईआरटी से पढ़ लेना, मैंने हर एक स्टेप को अलग अलग विद डायग्राम आपको समझा दिया था कल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। देखो जैसे मिसेल्सन एंड स्थाल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द ई कोलाई बैक्टीरिया। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन द सेम, यही सेम एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था टेलर, ठीक है, टेलर नाम था। तो टेलर ने किस पे परफॉर्म किया था, विक्सिया फेबा पे परफॉर्म किया था। और विक्सिया फेबा होती क्या है, फेबा बीन्स होती है, बीन्स की फैमिली है, फ्लैट बीन होती है, ठीक है, फ्लैट बीन होती है। तो इस बीन की फैमिली, आप बीन जानते हो जैसे राजमा होता है, तो ऐसे ये भी एक बीन की फैमिली थी। इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। और इन्होंने कौन से केमिकल को यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज़ किया था, क्योंकि तुम्हें पता है डीएनए में थाइमिडीन प्रेजेंट होता है, डीएनए में फॉस्फेट होता है, डीएनए में नाइट्रोजन होता है, डीएनए में थाइमिडीन मतलब नाइट्रोजनस बेस होता है। तो इन सारी रेडियो एक्टिव केमिकल को लेके हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे बात समझ में, ठीक है। तो एकदम सेम एक्सपेरिमेंट टेलर ने भी परफॉर्म किया था और उन्होंने भी सेम कंक्लूजन बताया था, क्योंकि कोई डाउट था ही नहीं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, कंफर्म है। तो इस तरह से ये तो हो गई एक्सपेरिमेंट की बात। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेप्लिकेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन, देखो
अभी थोड़ी देर के लिए स्लाइड से आँख बंद कर लो, मतलब मुझे देखो, ठीक है। देखो, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी एनी प्रोसेस, सबसे पहले उस प्रोसेस का पूरा एक स्टोरी पता होनी चाहिए कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, समझ में आ गई बात। उसके बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको जैसे लगेगा एकदम हलवे में चम्मच लगाए और खा लिए। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही वो देखना स्टार्ट कर दिया कि ये एंजाइम्स हैं, ये ऐसा है, तो आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा। सेम थिंग विद द डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तक तो हम लोग ने ये पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी थोड़ा सा रिवाइज करा दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो आपके दिमाग में ये हो गया कि हाँ, एक स्ट्रैंड होता है, वो अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। कॉपी बना के एक मतलब एक और ऐड हो जाती है, तो इस तरह से 2 डीएनए प्रोड्यूस हो जाते हैं एक डीएनए से। तो इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, रेप्लिकेशन। बट हाउ दिस प्रोसेस टेक प्लेस, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले मैंने आपको कल भी एक चेन का एग्जाम्पल लेके बताया था, ठीक है। ये फिर से मेरे हाथ में ये चेन है, आप देख सकते हो। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये जो लॉक है ना, ये पूरा डीएनए है। डीएनए किस तरह से, एक स्ट्रैंड डीएनए दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्लियर है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड से कौन से बेस पेयर जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर, ठीक है। अगर ए है, एक डीएनए पे ए है तो दूसरे पे क्या होगा, थाइमीन होगा, ठीक है। अगर एक पे गुआनिन है तो दूसरे पे क्या होगा, साइटोसिन होगा। इस तरह से आपको पता है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर है, याद रखना। डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर। जैसे आपकी जैकेट की चेन होती है और शॉर्ट्स की चेन होती है, तो शॉर्ट्स की चेन छोटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर जैकेट की चेन है, या मान लो जो ब्लैंकेट की जो कवर होता है उसकी जो चेन है, वो तो बहुत लंबी चेन होती है। तो क्या आप ब्लैंकेट की चेन को एक 1 गो में खोल सकते हो, नहीं खोल सकते। आप जो है पूरी चेन को एक बार में 1 गो में ओपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी शॉर्ट्स की चेन है और आपकी जो बैग होती है, छोटा सा जो बैग होता है, उसकी जो चेन है, उसको आप 1 गो में ओपन कर सकते हो। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से जो डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है, तो वो पूरी तरह से एक साथ नहीं ओपन हो सकता। याद रखना, जो पूरा डीएनए है, सोचो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर एक साथ नहीं ओपन हो सकते, ठीक है। धीरे धीरे करके ओपन होंगे। जैसे इस चेन में देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डीएनए ओपन कैसे होता है। अब तुम कहोगे सर ओपन करने की ज़रूरत क्या है, बिना ओपन किए रेप्लिकेशन हो सकता है। बिना ओपन किए, जैसे यहाँ पे ATCG लगा है, यहाँ पे GACT लगा है, तो क्या उसकी एक कॉपी बन सकती है, नहीं बन सकती, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए क्या होता है, ओपन होता है। देखो इस चेन को देखो बहुत ध्यान से, इस चेन को समझ लो ये डीएनए है, ठीक है। बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो इसको बोलते हैं जिप्ड। इस टाइम डीएनए क्या है, जिप्ड है। अब देखो ये अनजिप हो रहा है। जब ये डीएनए अनजिप हो रहा है तो उसको थोड़ा सा ताकत तो मतलब एनर्जी तो लगेगी। इस तरह से देखो, इस तरह से डीएनए क्या हो रहा है, अनजिप हो रहा है, तुरंत नहीं हो जाता। अब देखो ये स्ट्रक्चर जो बन गया, ये अनजिप होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना, इसी को बोलते हैं फॉर्क, ठीक है। और फॉर्क आप जानते हो, फॉर्क का शेप कैसे होता है, वी, मेरे नाम से लेटर से मिलता जुलता है, वी, ठीक है। तो इस तरह से शेप हो गया, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन, वाई डज द रेप्लिकेशन फॉर्क इज फॉर्म, रेप्लिकेशन फॉर्क क्यों बन गई, क्यों पूरा डीएनए ओपन नहीं हो गया, बिकॉज टू ओपन द होल डीएनए एट 1 गो इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए पूरे डीएनए को एक साथ ओपन नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई द डीएनए ओपन इन अ स्मॉल फ्रेगमेंट, वो धीरे धीरे करके ओपन होता है, और इसीलिए उस स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। समझ में आ गया, तो ये क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। अब बताओ रेप्लिकेशन फॉर्क जानते हो, मतलब ये जो डीएनए ब्रेक हुआ, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो ब्रेक हो रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। अब मान लो ये जो चेन की कड़ी है, यहाँ पे A लगा है, T लगा है, C लगा है, G लगा है। रेप्लिकेशन मतलब क्या हुआ कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बनने लगे, मतलब इधर एक चेन बनने लगे और इधर दूसरी चेन बनने लगे। समझ में आई बात। और इस तरह से डीएनए धीरे धीरे ओपन होता चला जाएगा, और इधर से क्या होने लगेगा, इधर से भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड होते जाएंगे, और इधर से भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड होते जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा समझ में आया कि क्या हो रहा है। अब देखो डीएनए को, हेलिक्स को ओपन करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। दैट्स वाई डीएनए ओपन एट अ स्मॉल फ्रेगमेंट, जैसे ये है तो स्मॉल फ्रेगमेंट पे ओपन होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया।
जब फ्रेगमेंट्स ओपन होंगे मतलब डीएनए बेसिस अलग होंगे, देन देयर बेसिस विल एक्सपोज, तभी तो उनके बेसिस एक्सपोज होंगे, तभी तो पता लगेगा कि ए है तो यहाँ पे क्या आके जुड़ेगा टी, ठीक है, जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए, ठीक है। इस तरह से ATCG, ABCD नहीं क्या ATCG, ये याद करो, ठीक है। तो इस तरह से ATCG इधर ऐड होता चला जाएगा और इधर ऐड होता चला जाएगा और डीएनए पूरे ऐसे धीरे धीरे सेपरेट होते होते रेप्लिकेशन होता चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में पिक्चर बैठ गई कि ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि सबसे पहले डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से जब जुड़ा होता है तो सबसे पहले रेप्लिकेशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि डीएनए स्ट्रैंड क्या हो, एक दूसरे से सेपरेट हो, ठीक है। और पूरा डीएनए एक साथ सेपरेट नहीं हो सकता, इसीलिए कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है? रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब बताओ क्या चाहिए होगा रेप्लिकेशन के लिए, क्या चाहिए होगा? और एक तो उसको ओपन करने के लिए कोई चाहिए होगा, कोई एंजाइम चाहिए होगा। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वन एंजाइम विच ओपन द डीएनए विच ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, पहला। दूसरा और क्या चाहिए होगा? ATCG कहाँ से आएगा? डीएनए पे तो ATCG लगा है, ठीक है, लेकिन उसकी कॉपी करने के लिए क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स चाहिए, एडेनिन चाहिए, गुआनिन चाहिए, साइटोसिन चाहिए, थाइमिन चाहिए। ये सब अगर ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में हो रहा है तो न्यूक्लियस में, अगर ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में हो रहा है तो साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इनएक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड नहीं होते। तो स्टोरी समझ में आई। पहली स्टोरी क्या है? हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं? बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, डीएनए क्या हो जा रहा है? सेपरेट हो जा रहा है। उसके बाद उसके जो बेसिस हैं वो एक्सपोज हो जा रहे हैं, उन बेसिस पे नए बेसिस आके ऐड होंगे। वो बेसिस आएंगे कहाँ से? इफ़ इट इज़ इन यूकैरियोट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इफ़ इट इज़ इन प्रोकैरियोट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। समझ में आया? ठीक है। अब उनको एनर्जी चाहिए होगी तो उनको एनर्जी, जहाँ पे भी एनर्जी चाहिए होती है तुम्हें पता है कौन देगा? ATP। अब खुद से तो आके जुड़ नहीं जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी एक एंजाइम होता है जो उनको ला के जोड़ता है कि A है तो T ला के जोड़ देगा, T है तो A ला के जोड़ देगा, G है तो C ला के जोड़ देगा। इस तरह से डीएनए की मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कंप्लीट होती चली जाती है और पूरे डीएनए की धीरे धीरे क्या होने लगती है? रेप्लिकेशन। समझ में आया? तो ये आपको स्टोरी थोड़ी सी समझ में आ गई कि इस तरह से रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। देखो रेप्लिकेशन का सबसे पहले एक डायग्राम ये वाला है, ये, ठीक है। इस डायग्राम से क्या समझ रहे हो कि डीएनए यहाँ पे क्या है? डबल हेलिक्स है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है। उसके बाद धीरे धीरे उसके स्ट्रैंड देखो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए? उसके बाद दोनों ही स्ट्रैंड पे कॉपी चल रही है। इसमें से ये वाला पेरेंटल है और जो इधर वाला है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ठीक है। और किस मैनर में रेप्लिकेशन हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री में हो रहा है। तो इस तरह से ये डीएनए ऐसे धीरे धीरे ऊपर के साइड भी सेपरेट होते चले जाएंगे और नीचे से रेप्लिकेशन इस तरह से होता चला जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इस चेन में देखो, फिर से इस चेन को देखो, ये इस तरह से ऊपर वाले को मैच करो, ये डबल स्ट्रैंडेड है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, इस तरह से ये देख सकते हो, इस तरह से ओपन हो रहा है, ठीक है। अब ये ओपन हो रहा है, अनजिप हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पे जो बेसेस हैं ATCG वो एक्सपोज हो रहे हैं और उस पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आके ऐड हो जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन कहाँ से आएंगे? बता दिया, ठीक है। कौन लेके आएगा, कौन उनको ऐड करेगा? एक एंजाइम होगा जो उनको लाके यहाँ पे ऐड कर देगा। अब बताओ धीरे धीरे जब ये ओपन होने लगेंगे, पूरी चेन जब ओपन हो जाएगी तो ये क्या बना लेगी? एक नया स्ट्रैंड बना लेगी कि नहीं बना लेगी? ये वाला नया स्ट्रैंड बना लेगा, इधर वाला पार्ट, और इधर वाला भी नया स्ट्रैंड बना लेगा। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड होने लगेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट एक डायग्राम के थ्रू मैं तुम्हें समझा दूँ। ये देखो इस तरह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। स्टोरी समझ में आ गई, ठीक है। प्रोसेस का थोड़ा सा आइडिया लग गया कि होता क्या है। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये देखो ये फुल डीएनए है, ठीक है, ये फुल डीएनए है। अब फुल डीएनए एक साथ ओपन नहीं हो सकता है तो इसलिए थोड़ा सा ओपन हुआ। यही डायग्राम आपके बुक में बना है और इसी स्ट्रक्चर को देखो नीचे क्या लिखा हुआ है? रेप्लिकेशन फॉर्क। तो पहला क्वेश्चन यही आता है दिमाग में कि व्हाई डज रेप्लिकेशन फॉर्क इज फॉर्म?
और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है, और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन होता है, ठीक है, मेंटल बेस्ड क्वेश्चन होता है कि इसका आंसर सब लोग नहीं दे सकते। बिकॉज डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर, टू ओपन द डीएनए एट वन गो इट रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी स्पेंड, दैट्स वाई द डीएनए ओपन एट अ स्मॉल फ्रेगमेंट एंड दैट फॉर्म अ स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट अपीयर अ स्ट्रक्चर दैट अपीयर एज अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फॉर्क। क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन चल रहा है इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बुलाते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेके आपको थोड़ा सा पहले ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि रेप्लिकेशन होता कैसे, फिर हम एक एक स्टेप इसके देख लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रैंड जैसे है, ये मान लो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अगर यहाँ पे ए लगा है तो ये टी है, ये जी है तो सी है, मतलब आप ऐसा कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है। टी है, ए है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे मान लो अगर सी है तो ये जी है। आपको पता है दोनों के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इतना तो पता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और इसकी अगर मान लो ये जो पोलरिटी है वो है 5' सॉरी, इसकी पोलरिटी क्या है 5' 3', और इसकी क्या है 3' 5'। समझ में आ गया, ये पोलरिटी है। अब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब मैं रेड इंक यूज़ कर रहा हूँ इन्हीं को शो करने के लिए। ये क्या है 5' 3', इस पर कौन से बेसिस लगे हैं, ए जी टी सी, इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। समझ में आएगी बात, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर का पोर्शन तो दिखा नहीं सकता, इतनी लंबी स्लाइड तो है नहीं, तो ये समझ लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। जो बेसिस हैं वो एक्सपोज हो गए। कौन कौन से बेसिस एक्सपोज हो गए, ए जी टी सी, और इसकी पोलरिटी क्या है 5' 3'। क्लियर। अब देखो, अब ये तो हो गया सबसे पहले क्या, डीएनए हेलिक्स ओपन हो गया, इसको बोलते हैं अनविंडिंग। इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, अनविंडिंग, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड व्हेन द डीएनए बिकम सेपरेट दिस प्रोसेस इज नोन एज अनविंडिंग ऑफ द डीएनए। ठीक है। अब देखो, अब ये बेसिस एक्सपोज हो गए, अब इस पर नया स्ट्रैंड बनेगा, जो स्ट्रैंड बनेगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। देखो ए होगा तो यहाँ पे दूसरे पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। एक मिनट में पेन चेंज कर दूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में बन जाएगा। अगर यहाँ जी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ टी है तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ये सी है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया, सी आ गया। और इसकी जो पोलरिटी होगी वो होगी 3' 5'। तो हमें पता है कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से जब ये वाला स्ट्रैंड सेपरेट होगा, ये वाला पहला वाला, ठीक है, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, जब ये पेरेंटल स्ट्रैंड यहाँ से सेपरेट हुआ तो देख सकते हो इस पे एक नया स्ट्रैंड बन गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक तो क्या चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि डीएनए सेपरेट होगा, ठीक है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो दूसरे जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो आके ऐड हो गए, ठीक है। इस तरह से एक डीएनए, नया डीएनए बन गया। लेकिन इस नए डीएनए में ये पेरेंटल है और ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है। और इसी को क्या बुलाते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर, समझ में आ गया कि इस तरह से रेप्लिकेशन होता होगा, किस तरह से बेसिस आके जुड़ते चले जाते होंगे। अब तुम कहोगे सर ये वाले स्ट्रैंड का क्या होगा, इस वाले स्ट्रैंड का भी सेम चीज़ होगी, सेम, लेकिन इसकी पोलरिटी क्या है 3 to 5, तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा उसकी क्या होगी 5 to 3। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रैंड अगर डीएनए है तो कैसे उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, इस पिक्चर से, इस प्रेजेंटेशन से समझ में आ गया, ठीक है। बताओ मुझे, समझ में आ गया ना, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया रेप्लिकेशन के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ये इस डायग्राम को देखो, देखो ये डीएनए था, ये हेलिक्स ओपन हो गए, और इस तरह से ये देखो इसकी पोलरिटी क्या है 3 to 5 है, और इसकी क्या है 3 to 5 है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से इस पे क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। दोनों ही स्ट्रैंड किसकी तरह बिहेव, एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक टर्म लिखा है टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब आज के बाद इस पूरे चैप्टर में जान लो, टेम्पलेट मतलब बेस।
जो बेस प्रोवाइड कराए, ठीक है। जैसे आप पेंट करते हो तो पेंट के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए होता है ना, हवा में थोड़ा ना पेंट करते हो। ऐसे ही जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो उसको कोई ना कोई बेस चाहिए होगा ना, उसी पे तो नया स्ट्रैंड आके जुड़ेगा। तो दोनों ही स्ट्रैंड पे नए स्ट्रैंड बनेंगे, इसलिए दोनों स्ट्रैंड को क्या बुलाते हैं, टेम्पलेट। याद रखना डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों ही स्ट्रैंड क्या होते हैं, टेम्पलेट डीएनए होते हैं, ठीक है। और टेम्पलेट की देख सकते हो पोलरिटी क्या है, 3 to 5, ठीक है। आज मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ टेम्पलेट की पोलरिटी याद करने का। 3 5, टा पा, टी से 3, पा से 5, टेम्पलेट, टा पा 3 5, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जहाँ पे भी 3 दिख जाए और 5 ऊपर की तरफ दिख जाए तो ये क्या है, टेम्पलेट है। और तुम ऊपर से देखो, इधर से देखो 3 to 5, तो ये भी टेम्पलेट है। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना टेम्पलेट की पोलरिटी हमेशा क्या होगी, 3 5, 3 5, टा पा, ठीक है। तो इतनी बढ़िया ट्रिक बता दी। क्लियर हो गया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, समझ में आ गया। टेम्पलेट मतलब ऐसा डीएनए जिस पे कोई प्रोसेस हो, अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो टेम्पलेट डीएनए फॉर रेप्लिकेशन, पेरेंटल, जिसको हम पेरेंटल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और टेम्पलेट डीएनए की पोलरिटी याद करने की ट्रिक क्या हो गई, 3 5। ये कभी भूलना नहीं, आगे भी काम आएगा, ठीक। तो ये पहला स्टेप हो गया। डीएनए क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब मान लो यहाँ पे ए लगा था, टी लगा था, जी लगा था, तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। अब बताओ अगर इसकी डायरेक्शन 3 to 5 है, ठीक है, तो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन देखो क्या है, 5 to 3। लेकिन उस वाले स्ट्रैंड पे उधर से देखो, ऊपर से, ऊपर की तरफ से देखो, इधर से, तो इधर 3 to 5 है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या है, 5 to 3। इसका मतलब है जो रेप्लिकेशन होता है वो दोनों पे ही एक ही डायरेक्शन में होता है। उसकी डायरेक्शन का क्या है, 5 to 3। मतलब रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है, 5 to 3, क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड क्या है, टेम्पलेट है, 3 to 5। और उधर से देखो ऊपर से तो 3 to 5, तो इधर से 5 to 3 और उधर से भी 5 to 3। समझ में आ गया? तो रेप्लिकेशन फॉर्क समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कंटिन्यूअस सिंथेसिस, और एक यहाँ लिखी है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मतलब देख सकते हो यहाँ पे डीएनए पूरी फुल डीएनए बनता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डीएनए शॉर्ट बन रहे हैं, शॉर्ट फ्रेगमेंट बन रहे हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे हैं, तब वो जुड़ जाएंगे तो उसी को क्या बुलाएंगे, पूरा डीएनए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस, रुक रुक के हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं लैगिंग, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग, और इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अभी मैं केवल रेप्लिकेशन फॉर्क बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मत समझना कि प्रोसेस खत्म हो गया। अभी मैंने सबसे पहले आपको प्रोसेस की स्टोरी बताई कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। अपनी आइज़ बंद करो। हाँ, एक डीएनए स्ट्रैंड होता है, डीएनए स्ट्रैंड दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड जब सेपरेट होते हैं तो उनके बेसिस एक्सपोज हो जाते हैं, उसी बेसिस पे नए नए बेसिस आके ऐड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब है डीएनए को ओपन करने के लिए कोई चाहिए, बेसिस चाहिए, और बेसिस को ऐड करने वाला कोई चाहिए, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको क्या बुलाते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्यों बनता है ये बता दिया। रेप्लिकेशन फॉर्क में जो जो पार्ट होते हैं उनके बारे में बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रेप्लिकेशन पढ़ने की तरफ, ठीक। अब एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले व्हाट आर द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, कौन कौन से मशीनरी रिक्वायर होती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला 4 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे, तुम्हें पता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इनको एक्टिवेट कौन करेगा, एटीपी, पहले ही बता दिया। समझ में आ गई बात। पहली बात दिमाग में वो पिक्चर अपने रखे रहो कि डीएनए है, डीएनए पे इस तरह से बेसिस लगे होते हैं, 4 बेसिस लगे होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो रेप्लिकेशन के लिए भी 4 बेसिस चाहिए होंगे, 4 न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो रेप्लिकेशन होगा कहाँ से। समझ में आ गई बात। भाई आप पैंट लेके खड़े हो, आपकी टी शर्ट अगर नहीं आएगी तो आपका सेट कैसे कंप्लीट होगा। बात समझ में आई। वही हाल यहाँ पे है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, इस तरह से। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा हेलिकेज, बिना डीएनए के ब्रेक हुए, विदाउट द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द डीएनए, कैन द रेप्लिकेशन टेक प्लेस, नो, नेवर। दैट्स वाई विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड, हेलिकेज, दैट विल अनविंड द डबल हेलिक्स डीएनए, मीन्स ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। दूसरा इनिशिएशन, फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन प्रोटीन। याद रखना इनिशिएशन के लिए, इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग के लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए होगी, इनिशिएशन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी के बाहर का एक इनिशिएशन प्रोटीन नहीं दिया होगा आपकी बुक में। टोपो आइसोमरेज, अब देखो टोपो आइसोमरेज क्या होता है, ठीक है। एक रस्सी अगर है, आपने देखा होगा कि रस्सी जो है वो गुथी हुई होती है, तो उसको अगर बीच से ऐसे खोलो
तो वो फिर से टेंशन उसमें होती है ना, उसमें टेंशन होती है तो फिर से वहीं आ जाती है, ठीक है। जैसे रबड़ बैंड को खींचो तो रबड़ बैंड फिर वहीं आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके बीच में टेंशन है। ऐसे ही अगर रस्सी होती है, डीएनए क्या होता है, एकदम ऐसे ही होता है, डबल हेलिक्स इस तरह से। तो अगर बीच से कहीं पे डीएनए ऐसे ओपन होगा तो फिर से उसके बीच में जो टेंशन होगी वो फिर से उसको बाइंड कर देगी। तो जो टोपो आइसोमरेज होता है दैट रिलीजेस टेंशन, वो वाली टेंशन नहीं जो हमें हो जाती है एग्जाम में, ठीक है, या कहीं पे धोखा मिलता है तो टेंशन हो जाती है, ठीक है, वो वाला टेंशन नहीं है ये टेंशन वो वाला फिजिक्स वाला, ठीक है, कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में टेंशन होती है। अगर दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग भी होंगे तो बिकॉज ऑफ दैट टेंशन फिर से एक हो जाएंगे। तो अगर टोपो आइसोमरेज क्या करता है, नीचे से डीएनए को ओपन कर देता है। जैसे आपके पास रस्सी अगर होगी, ठीक है, मैं रस्सी में लाना भूल गया, एक मिनट को मैं ईयरफोन से समझा देता हूँ। जैसे ईयरफोन है, ठीक है, इस तरह से ये देखो, इस तरह से ऐसे रस्सी आपने देखी होगी, ये ऐसे तो डीएनए होता है, इस तरह से, ये इस तरह से मैं इसको हेलिक्स ऐसे बना ले रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, ये बन गया। अब मान लो अगर हम इसको कहीं से भी बीच से ओपन करते हैं, अगर इसको ऐसे बीच से ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में जो टेंशन होती है, देखो ये टेंशन, ये देखो फिर ऐसे आ गया, ये इस तरह से खींचा फिर ऐसे आ गया, इस तरह से खींचा फिर ऐसे आ गया। लेकिन अगर हम इसको नीचे से ओपन कर दें ऐसे, अब देखो इसको खींच रहे हैं, ये सेपरेट हो गया, इसको खींच रहे हैं, ये बार जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब है अगर नीचे से क्या कर दिया जाए, निक कर दिया जाए, निक मतलब नीचे से रस्सी को ऐसे खोल दिया जाए, ठीक है, तो उसी को वही प्रोसेस कौन करता है यहाँ पे, टोपो आइसोमरेज। ईयरफोन से समझ में आ गया ना कि इस तरह से रस्सी से गुथी हुई होती है, जैसे डीएनए हेलिक्स में होता है, तो अगर इसके बीच के जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वो ऐसे होंगे तो ये फिर से एक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द टेंशन। तो टोपो आइसोमरेज टेंशन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, जिससे दोनों स्ट्रैंड बाइंड नहीं होते, अलग अलग होने लगते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। दिस एंजाइम विल सिंथेसाइज द डीएनए, यही बेसिस को लाके ऐड करेगा, जोड़ेगा। ए है तो टी लाके जोड़ देगा, टी है तो ए लाके जोड़ देगा। इन दिस वे इट विल सिंथेसाइज द डीएनए, और ये डीएनए को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये जो एंजाइम होता है ना, जैसे तुम लोग हो, तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं, जब तक तुम्हें कोई मोटिवेट ना करे, जब तक तुम्हें कोई मारे ना, जब तक एग्जाम ना हो, तब तक तुम पढ़ते तो हो नहीं। डीएनए पॉलीमरेज भी ऐसे ही है। डीएनए पॉलीमरेज ऐसे रहता है, हम तो रेप्लिकेशन नहीं करेंगे, रेप्लिकेशन करना उसी को है, पढ़ाई तुम्हें को करनी है, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, कोई आएगा, मम्मी आएंगे या पापा आएंगे, मारेंगे एक घंटा, ठीक है, एक स्लैब देंगे, बस सही हो जाओगे। समझ में आ गई बात? तो उससे क्या होगा, तुम एक्टिव हो जाओगे, हाँ यार करना है, या तो तुम्हारे सामने बैठ जाए, तुम मेरे सामने पढ़ो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन भी वही होती है। डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर अ को फैक्टर, उसको एक फैक्टर चाहिए होता है, वो होता है आरएनए प्राइमेज, प्राइमर, जिसको प्राइमर बोलते हैं। प्राइमर एडेड टू द डीएनए पॉलीमरेज, और उसको प्रोसेस को कहता है स्टार्ट करो, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो, स्टार्ट करो। तो आरएनए प्राइमर जो होता है वो किससे आके ऐड हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज से, और प्रोसेस को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से जितनी भी मशीनरी, जितने भी एंजाइम्स यहाँ पे रिक्वायर थे, मैंने बता दिया। आरएनए प्राइमर केवल यहाँ पे नहीं लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क बता दिया कि रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होती है और क्यों बनता है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको स्टोरी बताई, बहुत आराम से, बहुत पेशेंस, बहुत काम डाउन होके समझना, ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में नहीं कि तुरंत समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये तुमने कहीं पे भी सोच लिया तो सही में नहीं समझ में आएगा, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे इजी मॉलिक्यूलर बेसिस तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता है, ये मेरा दावा है, कन्फर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोरी समझा तुमने, स्टोरी क्या है, उसके बाद मैंने एक पॉइंट बताया, ये सारे एंजाइम्स बता दिए कि उसी स्टोरी से कनेक्ट कर दिया कि कौन अनविंड करेगा, ठीक है। अनविंड जब होगा तो हो सकता है डीएनए फिर से एक हो जाए, क्योंकि डीएनए स्टेबल होता है, टेंशन होती है, तो उसको टेंशन को कौन रिलीज करेगा, टोपो आइसोमरेज। बेसिस कहाँ से आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जिनको एटीपी एक्टिवेट कर देगा, लेकिन बेसिस को ऐड कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज खुद से तो काम करेगा नहीं, तो इसको क्या चाहिए होगा, आरएनए प्राइमर, ठीक है, आरएनए प्राइमर चाहिए होगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए कैन नॉट ओपन सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ due to very high energy requirement. The replication occur with a small opening that is known as replication fork. ठीक है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम है। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन फॉर्क बनी, टोपो आइसोमर किसने किया, किसने अनविंड किया, हेलिकेज ने, सबसे पहला काम हेलिकेज। सेकेंड टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज रिलीजेज द टेंशन,
थर्ड, 4 न्यूक्लियोटाइड्स गेट एक्टिवेटेड, चारों न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं, 4 केवल नहीं होती, बहुत ढेर सारी होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, दे गेट एक्टिवेटेड बाय द एटीपी, एटीपी से वो एक्टिवेट हो गए। उसके बाद कौन उनको लाके ऐड करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। बट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस। फॉर द इनिशिएशन, सपोज अगर ये डीएनए पॉलीमरेज है ये, तो इस पे ऐसे आके एक आरएनए प्राइमर, इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई फैक्टर लिखा होगा, लेकिन उस फैक्टर का नाम क्या है? आरएनए प्राइमर, दैट कनेक्टेड टू द डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा? प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। किस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करेगा? 5' to 3'। किस पे रेप्लिकेशन हो रहा है? 3 to 5 पे। अगर पूछे कि वेयर डज द रेप्लिकेशन टेक प्लेस? ऑन द टेम्पलेट, और टेम्पलेट की पोलरिटी क्या है? 3 to 5 पहला, ठीक है। इस पे रेप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है? 5 to 3। और अगर यहाँ पे ए है तो याद रखो यहाँ पे क्या रहेगा? टी। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस, और इन दोनों के बीच में क्या बढ़ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये प्रोसेस यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक पहुँचेगा तो फिर डीएनए ओपन हो जाएंगे, ऐसे इस तरह से। और इधर जो प्रोसेस है वो इधर से हो रहा है, ऊपर से देखो 3 to 5, ठीक है, ये 3 to 5, तो उसकी डायरेक्शन देखो, उसकी भी डायरेक्शन क्या है? 5 to 3। एक बड़ी अमेजिंग चीज़ तुम्हें देखने को मिल रही है कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन दोनों ही स्ट्रैंड पे क्या है? 5 to 3। ऑन बोथ द स्ट्रैंड द डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन इज 5 to 3। ये याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 होगा। नहीं, रेप्लिकेशन की डायरेक्शन सेम होती है, 5 to 3, देख सकते हो आप, ठीक। तो ये रेप्लिकेशन 4 के बारे में हो गया। तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज ने रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। कैसे स्टार्ट कर दिया? बाय द हेल्प ऑफ द आरएनए प्राइमर। ये देखो, अब मैं प्रोसेस, अब वाकई में सही से तुम्हें प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। अभी भी सही से बता रहा था लेकिन ट्रिक से बता रहा था, समझा रहा था। अब देखो, सबसे पहले द एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल ऑन विच न्यू डीएनए सिंथेसाइज इज नोन एज टेम्पलेट, बता दिया, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट होते हैं। इनिशिएशन रिक्वायर आरएनए प्राइमर, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ठीक है। आरएनए प्राइमर मतलब शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। आपको पता है आरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट, प्रीवियस सेशन में बता रखा है, तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ब्रॉट बाय एंजाइम, उसको कौन सा एंजाइम बनाता है? प्राइमेज। याद करना बहुत ईजी है, प्राइमर को कौन बनाया? प्राइमेज। इनिशिएशन अकर्स एट 3' एंड, किस एंड पे इनिशिएशन होगा? 3' एंड पे। डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड, मतलब ए है तो टी, टी है तो ए, जी है तो सी, इस तरह से क्या करेगा? ऐड करेगा, ठीक। इन अ टेम्पलेट, इन विच डायरेक्शन? 5 to 3। किस डायरेक्शन में हमेशा करेगा? 5 to 3 के डायरेक्शन में करेगा। और किसकी प्रेजेंस में करेगा? एटीपी। क्लियर है? तो इस तरह से समझ में आ गया प्रोसेस रेप्लिकेशन। अब देखो, इसमें से एक स्ट्रैंड देख सकते हो, ये एक स्टैंड पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन एक स्टैंड पे रुक रुक के चल रहा है। जैसे अगर टैप आप ओपन करो तो पानी मतलब कंटिन्यूअसली आ रहा है, तब तो ठीक है। और टैप ओपन करो तो एक ड्रॉप, एक ड्रॉप, एक ड्रॉप, एक ड्रॉप, तो एक एक ड्रॉप कलेक्ट करके तो पूरी बाल्टी भरोगे ना। ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है, इसीलिए इस स्टैंड को क्या बुलाते हैं? लैगिंग, और इसको क्या बुलाते हैं? लीडिंग स्टैंड। समझ में आ गई बात? तो लीडिंग और इधर क्या है? लैगिंग स्टैंड। देखो, लीडिंग स्टैंड द एंजाइम सिंथेसाइज अ न्यू स्टैंड इन कंटिन्यूअस पीस। एक तरफ तो कंटिन्यूअस में डिज़ाइन मतलब कंटिन्यूअस में सिंथेसाइज करता है, ठीक है। दिस स्टैंड इज नोन एज लीडिंग स्टैंड। कोई दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों करता है? एक तरफ कंटिन्यूअस, एक तरफ डिसकंटिन्यूअस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। दिस स्टैंड इज नोन एज लीडिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड में क्या होगा? द सेकंड न्यू स्टैंड इज फॉर्म्ड इन शॉर्ट कॉल्ड शॉर्ट सेगमेंट। किसके सेगमेंट होते हैं? डीएनए के सेगमेंट होते हैं। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, उनका नाम था ओकाजाकी। ये थी, ये थे नहीं, ये थी, ठीक है। ओकाजाकी उनका नाम था, ओकाजाकी। ये शी थी, ही नहीं थी, ठीक है। इन्होंने, और इसीलिए उन फ्रेगमेंट्स को क्या बुलाते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। किस डायरेक्शन में? 5 to 3। तो यहाँ पे भी देखो 5 to 3 है और यहाँ पे भी 5 to 3 है। और बाद में अब तुम कहोगे सर छोटे छोटे डीएनए का क्या करेंगे? छोटे छोटे डीएनए मिलके एक डीएनए कैसे बनाएंगे? तो मैं बता दूं कि वो छोटे डीएनए ऐड हो जाते हैं डीएनए लाइगेज से। जैसे आपकी कॉपी अगर फट जाती है तो उसको आप कैसे जोड़ लेते हो? तुम कहोगे सर सेलो टेप से, ग्लू से भी तो यूज़ करते हैं, ग्लू भी तो यूज़ करते हैं। मॉलिकुलर ग्लू, डीएनए को ऐड करना है तो डीएनए लाइगेज।
कौन सा एंजाइम अपने दिमाग में बैठा लो, डीएनए लाइगेज। जब भी डीएनए को जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, तो कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए लाइगेज। तो वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनको कौन जोड़ देगा, डीएनए लाइगेज ऐड कर देगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से उधर भी फुल डीएनए बन जाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स रह जाएंगे। अब देखो वाई, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, वाई डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। देखो जो रेप्लिकेशन होता है ना वो केवल एक ही डायरेक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, मतलब द डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज डीएनए इन वन डायरेक्शन एफिशिएंटली, दैट इज 5 to 3। एक स्टैंड पे तो उसको 5 to 3 आराम से डायरेक्शन मिल जाती है, लेकिन दूसरे स्टैंड पे डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। टेम्पलेट स्टैंड क्योंकि ऊपर से नीचे है इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्लियर है। तो बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज इज स्पेसिफिक टू रेप्लिकेट द प्रोसेस ओनली इन वन डायरेक्शन 5 to 3। तो एक तरफ तो 5 to 3 आराम से कर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्शन क्योंकि उसको ऐसे आना होता है, चेंज हो जाती है डायरेक्शन, दैट्स वाई वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, और उस स्टैंड को क्या बुलाते हैं, लैगिंग स्टैंड। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा समझ में आ गया कि रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है केवल एक डायरेक्शन के लिए, ठीक है, दैट इज 5 to 3, दैट्स वाई। और दूसरे पे जब आता है तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होती है, इसलिए उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर एडेड। तो ये डीएनए लाइगेज उनको क्या कर देता है, ऐड कर देता है, और क्या बना देता है, फुल डीएनए बना देता है, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो यहाँ तक प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक। थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के काम होके अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से रेप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको इस डायग्राम के हेल्प से समझा दे रहा हूँ। देखो पूरे प्रोसेस में आपने क्या पढ़ा, रेप्लिकेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कॉपी ऑफ अ डीएनए। डीएनए अपनी रेप्लिका बना लिया, उसकी एक नई कॉपी ऐड हो जाए तो उसको क्या बुलाते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन के लिए जो दोनों स्टैंड्स हैं दे हैव टू ओपन, उनको ओपन होना होगा, ठीक है, पूरी एंटायर लेंथ ओपन नहीं हो सकती, दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। हु विल ओपन द डीएनए, हेलिकेज, हेलिकेज ओपन करेगा, मतलब अनविंड करेगा। क्लियर। अब उसके बेसिस एक्सपोज हो गए, ठीक है। अब बेसिस को ऐड कौन करेगा, टेंशन कौन रिलीज करेगा, टोपोआइसोमरेज, और बेसिस को ऐड कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस, तो कौन आके जुड़ जाएगा, आरएनए प्राइमर, ठीक है। आरएनए प्राइमर विल बी कनेक्टेड, विल बी एडेड टू द डीएनए पॉलीमरेज, बाद में हट जाएगा, ठीक है। भाई मम्मी और पापा हमेशा तुम्हारे खोपड़ी पे थोड़ा ना बैठे रहेंगे कि पढ़ो पढ़ो, एक बार मार के, एक बार बस डांट के चले जाएंगे, फिर तुम स्टार्ट हो जाओगे। ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज से आरएनए प्राइमर आके ऐड हो जाता है, इनिशिएट कर देता है और फिर हट जाता है, और डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करने लगता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक डायरेक्शन पे वो बड़ी एफिशिएंटली सिंथेसाइज करता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज होती है, उधर से इधर आता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसीलिए रेप्लिकेशन करता तो है लेकिन डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता है। बाद में डीएनए लाइगेज इनको ऐड कर देता है और ये भी एक फुल डीएनए बन जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते बनते इस तरह से ये डीएनए इधर से इधर सेपरेट हो जाएगा, ये इधर सेपरेट हो जाएगा और एक फुल डीएनए बना लेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसमें से लीडिंग स्ट्रैंड, अगर कभी भी लीडिंग स्ट्रैंड पहचानना हो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, तो आइडेंटिफाई लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो या तो ये एरो बना रहे तब तो पहचान जाओगे तुरंत, अगर एरो नहीं बनाए तो अगर जिस स्ट्रैंड की 3 तुम्हारे मतलब तुम्हारी तरफ हो, ये देखो 3 स्ट्रैंड मतलब 3 पोलरिटी तुम्हारी तरफ हो, तो जान लेना वो कौन सा स्ट्रैंड है, लीडिंग। और जिसका 3 तुमसे दूर हो, उधर की तरफ हो, वो जान लेना कौन सा स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड है। समझ में आ गया। और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को क्या बुलाते हैं, ओकाजाकी, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया ओकाजाकी, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बहुत लंबा सेशन हो गया आज का, लेकिन ये प्रोसेस ही ऐसा था, क्योंकि अगर मैं इसको बीच में ब्रेक कर देता तो फिर मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ती और आपको भी प्रॉब्लम होती, ठीक है। इसीलिए जो स्पीड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन है और जो और चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊँगा, ठीक है। टिल देन प्लीज़ रिवाइज एंड प्लीज़ स्टडी विद फुल पेशेंस, ठीक है, विद फुल एंथुजियाज्म, कॉन्शियसनेस, आपको जरूर समझ में आएगा। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन एंड स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन।